अब हम लोग चलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टॉपिक की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। उसी को हेडिंग बना लीजिए, लीवरेज एनालिसिस। लीवरेज एनालिसिस का मतलब होता है हिंदी में, लीवरेज जो शब्द है आपने साइंस में पढ़ा होगा, उत्तोलक पढ़ा होगा यूपी बोर्ड वाले, तो वहां का एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इससे न्यूमेरिकल आता है। इससे आपका 20 मार्क्स का थ्योरी कभी नहीं आता है, फुल क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है। आपको ध्यान रखना है, लीवरेज एनालिसिस में पूरा 100% न्यूमेरिकल की बात की जाती है। अब वो बात की बात, जैसे आप पिछली बार फर्स्ट ईयर में एमलगमेशन पढ़े थे, तो एमलगमेशन में एक शॉर्ट आंसर का भी थ्योरी आ गया, कंपलसरी में आ गया। तो न्यूमेरिकल पढ़ने के फायदे क्या होते हैं कि अगर उससे थ्योरी भी बन रहा है तो उसको आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लीवरेज एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि पहले जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्टेटमेंट ऑफ इनकम कैसे बनता है। स्टेटमेंट ऑफ इनकम, इसको पढ़ने के लिए आपको एक स्टेटमेंट जानना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, तब कंसेप्ट आप जानेंगे। ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। आपके यहाँ एक न्यूमेरिकल टॉपिक होता था मार्जिनल कास्ट, ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह होता था, अब वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन वही टॉपिक आपका बेस बनता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम जो यहाँ बनता है, ये नहीं कि आप सोचिए कि स्टेटमेंट ऑफ कास्ट बन रहा है, ये फाइनेंशियल अकाउंट की बात है। स्टेटमेंट ऑफ इनकम पर्टिकुलर अमाउंट, ये रुपीज में आपको शो करना पड़ेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। बनता कैसे बेटे, किसी बिजनेस में जो टोटल सेल वैल्यू है कि किसी भी गुड्स को हमने बनाया और मार्केट में बेचा तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, सेल वैल्यू से टीबीसी, ये टीबीसी का मतलब है टोटल वेरिएबल कास्ट। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, वेरिएबल कास्ट होते हैं, फिक्स कास्ट होते हैं, सेमी वेरिएबल कास्ट होते हैं, कई कास्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना टीबीसी है, टोटल वेरिएबल कास्ट। अगर हम टोटल वेरिएबल कास्ट माइनस कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो वैल्यू आता है, इसको फाइनेंस के लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। कंट्रीब्यूशन, आपसे कोई पूछे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो आप बताएंगे द डिफरेंसेस बिटवीन द सेल वैल्यू एंड टीबीसी। सेल वैल्यू एंड टीबीसी के बीच का जो डिफरेंस होता है बच्चों, उसको कंट्रीब्यूशन, और शॉर्ट में इसको सी बोला जाता है, सी। ये फिर आप इसमें से माइनस करेंगे जो अस्थायी खर्चे कंपनियों के होते हैं, जिसको टीएफसी बोलते हैं, टोटल फिक्स कास्ट भी बोल सकते हैं आप, टीएफसी टोटल फिक्स कास्ट। इसको अगर शॉर्टकट में आपको लिखना है तो टीएफसी हो जाएगा, टोटल फिक्स कास्ट, ये आपका माइनस हो जाएगा। अब आपका जो बचेगा वो प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको आप नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं, नेट प्रॉफिट, या कंपनी इसी को बोलती है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब क्या होगा, ये भी आप जान लें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी अभी ना तो हमने लोन पर ब्याज दे रखा है, ईबीआईटी का मतलब आप जान लीजिए, अभी ना हमने लोन पर इंटरेस्ट दिया है, ना तो सरकार को टैक्स पे करा है, ईबीआईटी। ये बात आपको ध्यान रखना है। फॉर्मेट फटाफट बना लीजिए। जो भी बच्चे लाइव क्लास में आए हुए हैं लीवरेज पढ़ने के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला न्यूमेरिकल टॉपिक पढ़ने के लिए, वो फॉर्मेट पहले बना ले फटाफट। हमने आपको बताया सेल वैल्यू माइनस टीबीसी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस टीएफसी इज इक्वल टू ईबीआईटी। आप सोच रहे होंगे सर आप तो कह रहे थे हम लीवरेज पढ़ा रहे हैं, बहुत कंफ्यूजिंग आत्माएं भी रहती हैं हमारे आपके बीच जिंदा मुर्दा, तो मैं इसी से अभी आपको कंसेप्ट पैदा करूंगा, रटने वाला काम नहीं, न्यूमेरिकल है। तो ईबीआईटी आ गया, ईबीआईटी से जब हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, लेस इंटरेस्ट पेड, जो हमने आप लोन पर इंटरेस्ट
दिया, इसको आप माइनस करोगे, इसको जब आप माइनस करोगे, इसको जब आप माइनस करोगे तब आपका आ जाएगा ईबीटी। देखिएगा ना, ईबीआईटी था, आईटी था, ईबीआईटी में आई चला गया। आई कैसे चला गया? आपने जिसका लोन दिया था उस पर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, और इंटरेस्ट को पे करने के बाद अब बचा क्या? टैक्स। इसको बोलेंगे ईबीटी का मतलब क्या? अर्निंग बिफोर टैक्स। इसका मतलब हमने टैक्स अभी नहीं दिया है मगर इंटरेस्ट पे कर रखा है, इंटरेस्ट हमने दे दिया। अब आपका ये आ गया ईबीटी, ये आपको बोलते हैं ईबीटी, या यही आपकी शेयर होल्डरों की इनकम मानी जाती है। इसमें इसके बाद भी अगर हम आगे बढ़ेंगे तब भी कंसेप्ट में आप नीचे लिखते रहिए फटाफट फॉर्मेट, क्योंकि इसको सीखने के लिए जब आपका ईबीटी आ जाएगा, ईबीटी का मतलब होगा क्या बच्चों? अर्निंग बिफोर टैक्स। हमने इंटरेस्ट दे दिया लेकिन अभी सरकार को टैक्स नहीं दिया है, ये आपकी अर्निंग। प्लस टैक्स पेड, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, लोग सरकार को टैक्स पे कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पर दे दिया हमने। और जब टैक्स पे कर दिया तब आपका जो भी प्रॉफिट आएगा यही आपकी कंपनी के जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनकी रियल इनकम होती है, यही उनकी शुद्ध प्रॉफिट होती है, रियल इनकम। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये आप बोल सकते हैं प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर, जो कंपनी के मालिक हैं उनके लिए बंटवारा करिए, बांट लीजिए शुद्ध बचा हुआ लाभ, या इसी को बोलते हैं ईपीएस। अगर आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, आप ईपीएस का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। आप इसी में आपको एक एक शेयर होल्डरों का अर्निंग पता चल जाएगा कि एक आदमी का एक शेयर पर कमाई क्या है, एक आदमी का एक शेयर पर कमाई क्या है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, क्योंकि ये जो प्रॉफिट बचता है ये शेयर होल्डरों के लिए है। अब पता लगा जैसे आपका दो शेयर होल्डर हैं, 2 लाख रुपए बच गया, शेयर होल्डर ए और बी इन्होंने इक्वल रेशियो में ले लिया इसको, एक के अकाउंट में 1 लाख रुपए आया, दूसरे के भी अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए, 1-1 लाख रुपए मिल गए। पता लगा इनके पास 5,000 शेयर है और इनके पास 10,000 शेयर है। इनका एक शेयर का ईपीएस क्या हो गया? एक शेयर की इनकम 10 रुपए है, इनका एक शेयर की ईपीएस है 20 रुपए। इसीलिए किताबों में जब कभी आप किताब पढ़ेंगे, किताब आप पलटेंगे, यहाँ लिखा जाता है प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर या ईपीएस लिख दिया जाता है। तो आपको एक बात आपको समझना है बच्चों, अब मुझे आपको एक चीज समझाना है। एक बार फॉर्मेट फटाफट हम लोग प्रैक्टिकली रिवाइज करते हैं, तब आपको हम समझाते हैं, तब हम आपको कंसेप्ट पर ले चलते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग फॉर्मेट के बारे में जानेंगे नहीं, आपका मन में आना चाहिए, आपके मन में आ रहा होगा सर आप जो है लीवरेज के बारे में बताओ, ये क्या बता रहे हैं? तो हम बता रहे हैं, आप रुके रहिए, पेशेंस रखिए। एक छोटा सा स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाया जाए, एस्टिमेटेड स्टेटमेंट ऑफ, सपोज करिए सेल्स वैल्यू जो है किसी कंपनी की 1 लाख रुपए की सेल है और टोटल वेरिएबल कास्ट सपोज करिए 40,000 था, 40,000, यानी कंट्रीब्यूशन क्या आएगा जरा बताओ? कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 60,000 होगा, प्लस टीएफसी टोटल फिक्स कास्ट, या इसको आप फिक्स कास्ट लिख दीजिए, अस्थायी खर्चे लिख दीजिए। फिक्स कास्ट सपोज करिए 10,000 है, 10,000। तो आपका ईबीआईटी कितना है बच्चों? ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 50,000 बचा। इसके बाद फिर आपने सपोज करिए इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000, 5,000 आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया। तो आपका ईबीटी कितना बचा? ईबीटी आपका बचेगा 45,000, ये प्लस सरकार को आपने टैक्स पे कर दिया, टैक्स पेड गवर्नमेंट को सपोज करिए आपने 10,000 रुपए का टैक्स दिया,
ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपका बचेगा प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर या ई अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट बोल सकते हो आप। तो प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर, प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर 35,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी पर ईपीएस जनरेट होगा, इसी पर हम ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। अब एक छोटा सा ये, अब हम आपको यहाँ पर कंसेप्ट बताने चल रहे हैं। अभी तक तो मैं कुछ नहीं, बैकग्राउंड खींच रहा था मैच खेलने के लिए, ग्राउंड तैयार कर रहा था, ग्राउंड की साफ सफाई करा रहा था मैच खेलने के लिए। अब बैटिंग शुरू होती है। तो ये स्टेटमेंट आपको बताना ही चाहता है किसी कंपनी में, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सिखाता है हमको कि हर जगह पैसे की बात करेगा, हर जगह अमाउंट की बात करेगा, हर जगह इन्वेस्टमेंट की बात करेगा, हर जगह इनकम और एक्सपेंस की बात करेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब हम लीवरेज पढ़ते हैं तो उसको लीवरेज जो शब्द आता है बेटा, लीवरेज शब्द कॉमर्स का नहीं। जो लीवरेज शब्द है, आपने साइंस का एक डिपार्टमेंट सुना होगा, मैकेनिकल साइंस, मैकेनिकल साइंस जहां मशीनरी का निर्माण होता है, मैकेनिकल साइंस। ये आपको मैकेनिकल साइंस ब्रांच की बात मैं कर रहा हूं, ये शब्द वहां से पैदा होता है। आप जानते हैं कि मैकेनिकल साइंस में लीवरेज, जो साइंस वाला स्टूडेंट कोई हो उससे आप पूछिएगा कि मैकेनिकल साइंस में लीवरेज का मतलब क्या होता है, तो आपको बताएगा जो वेट लिफ्टिंग का काम होता है। वेट लिफ्ट क्या होता है? हैवी वेट लिफ्टिंग होती है, अधिक से अधिक वेट को उठाना। ऐसी मशीनरी, ऐसे टूल्स, कम ताकत के आधार पर ज्यादा से ज्यादा वेट का टर्नओवर करना, वहां पर उस मशीनरी को बोलते हैं लीवरेज। उस टूल्स को बोला जाता है लीवरेज बोला जाता है। तो बच्चों, कॉमर्स में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवरेज शब्द का इस्तेमाल कब होता है, किस लिए होता है, इस बात को आप जान लीजिए। लीवरेज शब्द ये बताता है कि कॉमर्स या जो भी आपके बिजनेस में, किसी कंपनी में जो अस्थायी खर्च है, ये बेटा आपका एक अस्थायी खर्च है, अस्थायी खर्च। इंटरेस्ट पेड, ये भी आपका अस्थायी खर्च है। वेरिएबल कास्ट तो आपका फिक्स कास्ट नहीं होता है। टैक्स भी आपका वेरिएबल होता है, टैक्स आपका फिक्स नहीं होता है। टैक्स को कोई अगर आपसे पूछे कि जो टैक्स पे करते हैं वो वेरिएबल कास्ट में आता है कि फिक्स कास्ट में आता है, तो आप बताएंगे जो हम टैक्स पे करते हैं वो फिक्स कास्ट में इसलिए नहीं आता क्योंकि टैक्स जो होता है वो प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। जब प्रॉफिट अगर बढ़ गया तो टैक्स बढ़ जाएगा, प्रॉफिट अगर कम हो गया तो टैक्स कम हो जाता है, इसीलिए अस्थायी खर्च नहीं माना जाता। अस्थायी खर्चों में आपको एक फिक्स कास्ट दिख रहा है, अस्थायी खर्च, इंटरेस्ट पेड दिख रहा है। और लीवरेज शब्द का इस्तेमाल बिजनेस फाइनेंस में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अस्थायी खर्चों से लगाया जाता है, फिक्स कास्ट से लगाया जाता है बच्चों, अस्थायी खर्चों से लगाया जाता है। कोई आपसे पूछे कि लीवरेज एनालिसिस क्या है, इट इज एनालिसिस ऑफ फिक्स कास्ट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट इज एनालिसिस ऑफ फिक्स कास्ट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बस नाम बदल गया है। अस्थायी खर्चों के बारे में आप जानते हैं कि प्रोडक्शन के बढ़ने और घटने से जिस कास्ट पर कोई असर नहीं होता है उसको अस्थायी खर्च बोलते हैं। आप प्रोडक्शन बढ़ाते रहिए, जैसे रेंट है, रेंट मान लिया आपने एग्रीमेंट करा दिया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, 11 महीने का एग्रीमेंट आपने करा लिया, 11 महीने में रेंट वो चेंज नहीं कर सकते, ये बात आप, या लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट आपने करा लिया तो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में रेंट चेंज नहीं हो सकता, ये भी आप जान लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, फैक्ट्री रेंट हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, अस्थायी खर्चों का ही नाम होता है लीवरेज। किसी बिजनेस में जो अस्थायी खर्चे होते हैं उनके बारे में बातचीत करना लीवरेज एनालिसिस होता है बच्चों, लीवरेज एनालिसिस, ये बात। अब हम आते हैं कंसेप्ट पर, हेडिंग बना लो जरा, कंसेप्ट ऑफ लीवरेज। ये तो मैं आपको अभी बता रहा था कि लीवरेज कहां से पैदा होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अब हम लोग हेडिंग बना लें कंसेप्ट ऑफ लीवरेज।
लीवरेज होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कंसेप्ट ऑफ लीवरेज क्या है ये बात आप जान लेंगे। तो इसका पहले आप बैकग्राउंड खींचेंगे। द टर्म्स, ये शब्द आया कहां से है? द टर्म्स लीवरेज इज डिराइव्ड, डिराइव्ड मतलब होता है पैदा होना। द टर्म्स लीवरेज इज डिराइव्ड फ्रॉम the department of from the department of मैकेनिकल साइंस। जो लीवरेज टर्म है बच्चों, ये कहां से पैदा होता है? मैकेनिकल साइंस से पैदा होता है, इस डिपार्टमेंट से पैदा होता है। मैकेनिकल साइंस डिपार्टमेंट क्या करता है? अगर आप साइंस नहीं जानते तो जान लो, जहां मशीनरी का प्रोडक्शन होता है। मैकेनिकल साइंस डिपार्टमेंट किसको बोलते हैं बेटे? जहां पर मशीनरी का प्रोडक्शन होता है, जहां पर हम मशीनरी का प्रोडक्शन करते हैं उसको मैकेनिकल साइंस ब्रांच बोलते हैं। तो द टर्म्स लीवरेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल साइंस। और मैकेनिकल साइंस क्या करता है कि लीवरेज शब्द का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल साइंस, यानी मैकेनिकल साइंस आपसे क्या कहता है? इट इज स्पेशल, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है। इट इज स्पेशल और स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट which is used in heavy weight lifting। हैवी वेट लिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ? हैवी वेट लिफ्टिंग का मतलब इस मशीनरी का उपयोग हम ज्यादा से ज्यादा वेट लिफ्ट करने का मतलब है। यहाँ पर वेट लिफ्टिंग का मतलब भार उठाने से, वर्कलोड उठाने से, भार उठाने से होता है। हैवी वेट लिफ्टिंग का मतलब ज्यादा, अधिक भार, ओवरलोड ये होता है। तो फिर समझ लें, मैकेनिकल साइंस कहता है इट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन हैवी वेट लिफ्टिंग। हैवी वेट लिफ्टिंग का मतलब जो ज्यादा से ज्यादा भार उठाने के काम में आता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है लीवरेज। तो कह रहे सर आप साइंस पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, साइंस नहीं पढ़ा रहा, मैं बता रहा हूं पैदा कहां से हुआ कंसेप्ट। अब मैं इसका कॉमर्स में इस्तेमाल बताऊंगा। ये बात आपको ध्यान रखना। आप जानते हैं कि साइंस और कॉमर्स में थोड़ा सा फर्क है। साइंस चीजों को बनाता है, कॉमर्स चीजों को सेल कराता है, मार्केटिंग कराता है, इतना बात है। दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं, इनको जानना जरूरी है। इसलिए मैं आपको ये टर्म जहां से पैदा हुआ वहां से आपको वहां का कंसेप्ट मैंने आपको दिया कि मैकेनिकल साइंस ब्रांच बोलता है कि एक ऐसा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जो अधिक भार उठाने में काम आता है उसको लीवरेज कहते हैं। लीवरेज ये। अब आते हैं हम लोग इस पर कॉमर्स में। ये तो दूसरा पॉइंट आपका हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे कॉमर्स में इसका इस्तेमाल क्या है। तीसरे पॉइंट पर हम लोग आते हैं। नोट्स आप फटाफट हमारे साथ ही बनाते रहिए। ये तो मैकेनिकल साइंस ब्रांच ने क्या बोला ये आपने देख लिया। मैकेनिकल साइंस आपसे क्या बोलता है ये आपने देख लिया, समझ लिया। अब हम लोग तीसरी बात समझते हैं, कॉमर्स की बात होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेरी बात समझिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस लीवरेज का इस्तेमाल किस लिए होता है। आपको ध्यान रखना है सबसे बड़े खर्चे किसी बिजनेस में क्या होते हैं आप हमको बताइए। किसी व्यवसाय में जो सबसे बड़े खर्चे होते हैं बच्चे वो अस्थायी खर्चे होते हैं, फिक्स कास्ट होते हैं। अगर अस्थायी खर्चों में कमी आ जाए, जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है, इस समय अस्थायी खर्चों में अगर आपकी कमी आ गई है और आई होगी 100% आपकी कमी आई। जैसे अभी मान लीजिए हमारी लैंडलॉर्ड हमारा रेंट हाफ कर दें, हमारा किराया कम कर दें, तो जानते जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमको 40,000 रुपए रेंट देना, सपोज करिए, और अगर रेंट हाफ कर दें 20,000 कर दें, तो सोच लीजिए कि हमारा एक महीने का अगर 20,000
हुआ और हम लगातार अगर 6 महीने भी पढ़ाएंगे कोरोना पीरियड में तो 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट डायरेक्ट जनरेट हो रहा है। यानी बच्चों अस्थायी खर्चों को कम करने का मतलब क्या है? लीवरेज शब्द कहता है कि किसी बिजनेस में अस्थायी खर्चों पर कंट्रोल करिए, रोक लगाइए और अस्थायी खर्चों का वर्कलोड या बर्डन, इसको बोलते हैं वर्कलोड। जब आप अस्थायी खर्चों का वर्कलोड अपने ऊपर कम कर लेंगे, डिक्रीज कर जाएंगे, तो आपका प्रॉफिट डायरेक्ट बढ़ेगा, डायरेक्ट ईबीआईटी पर असर पड़ेगा बच्चों, सीधे प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवरेज शब्द इस्तेमाल क्यों होता है, तो आप बताएंगे इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट द टर्म्स लीवरेज इज यूज्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बर्डन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। जो अस्थायी खर्चों के बर्डन होते हैं ये इसके लिए यूज होता है। अब अस्थायी खर्चों के बर्डन मैंने बता दिए, अगर ये बढ़ता जा रहा है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, अगर ये बढ़ता जा रहा है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, अगर ये कंट्रोल में है, ये कम होता जा रहा है तो आप आबाद हो जाएंगे, आपका प्रॉफिट लगातार बढ़ता जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इस चीज को हम लोग को नोट्स में लिखना है, समझाने के लिए तो हम 4 दिन चिल्लाते रहेंगे इस पर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, in financial management leverage analysis is used for reduction मतलब कम करना, रिडक्शन इन बर्डन ऑफ अस्थायी खर्चे। बच्चों जो भी किसी बिजनेस में अस्थायी खर्चे हैं उनके बर्डन को, उनके वर्कलोड को कम करने में होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक लाइन में, और आप भी जानते हैं, आपके ऊपर भी, घर में भी आपको देखिए अस्थायी खर्चों का बहुत भरमार रहता है। अस्थायी खर्चों को अगर हम कंट्रोल कर लें तो तुरंत प्रॉफिट पर असर पड़ता है। बहुत लोग देखते हैं अपना पेट काट काट के बैंक में पैसा जमा करते हैं। पेट काटने का मतलब अपने आप को, अपने लेवल को थोड़ा सा डाउन करके रखते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि इससे हमारा फ्यूचर सेफ हो सकता है। तो ये भी आपको सिखाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवरेज एनालिसिस किस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, रिडक्शन इन बर्डन, बहुत देहाती भाषा में लिखता हूं, अंग्रेजी में भी, अस्थायी खर्चों के जो बर्डन है, जो भार हैं, इनको कम करने में ये काम आता है। जैसे वहां पर मशीनरी के वेट लिफ्टिंग को करता है, वहां यहाँ पर क्या करता है, अस्थायी खर्चों को लिफ्ट आउट करता है, अस्थायी खर्चों का टर्नओवर करता है, अस्थायी खर्चों को कम दिखाने का प्रयास करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसकी वजह से आपको पता होगा, जब भी आप कभी ईबीआईटी और अस्थायी खर्चों के बीच का रिश्ता देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो जानते हैं अगर आपका खर्च बढ़ गया, देखिए एरो ऊपर जाने का मतलब अगर आपका खर्च बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और सपोज करिए आपका खर्च कम हो जाए तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। ये कैसा रिश्ता है? इस रिश्ते को बताइए कौन सा रिश्ता बोलेंगे? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स मतलब होता है अपोजिट, विपरीत, इनवर्स रिलेशनशिप। इसका मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप एक चीज बता सकते हैं कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द अर्निंग बिफोर ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट। और ईबीआईटी और फिक्स्ड कॉस्ट के बीच विपरीत संबंध होता है। ये तो आपका कोई देहाती बच्चा भी समझ लेगा, कोई व्यापारी भी समझ लेगा। खर्चे बढ़ने से लाभ कम हो जाते हैं, खर्चे कम होने से लाभ बढ़ जाते हैं, ये बात। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये बात भी आपको लिखना है, चौथे पॉइंट पर इसको आप लिख लेंगे कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन EBIT and fixed cost, EBIT and fixed cost। अगर आपको डायग्राम बनाना तो आप बना लेंगे उसके नीचे। There is inverse relationship between earning before interest and tax, EBIT and fixed cost। यानी खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा और खर्चे कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये होता है। अब बात आती है बच्चों, मैंने आपको सिखाया छोटा सा कंसेप्ट। जब ये टॉपिक लोग पढ़ाते हैं, मैंने कई लोगों का वीडियो वगैरह देखा है, तो 1 घंटे में नहीं बता पाते कि लीवरेज होता क्या है।
तो लीवरेज का आप मतलब जान लीजिए। लीवरेज मींस, ये शब्द जो इस्तेमाल हुआ, रिडक्शन इन बर्डन ऑफ फिक्स कास्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अस्थायी खर्चों के बर्डन को कम करना, कंट्रोल करना, लीवरेज एनालिसिस का काम होता है, फंक्शन होता है। ये बात आपको हमने बताया। अब हम लोग ये सीखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीवरेज। हेडिंग बनाइए, टाइप्स ऑफ लीवरेज। टाइप्स ऑफ लीवरेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो लीवरेज होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो लीवरेज होता है, लीवरेज के 3 नेचर हैं। आप सीए करेंगे, आईपीसीसी में करेंगे, सीएस सीएमए करेंगे, तो आपको वहां तक का लेवल मैं पढ़ा दे रहा हूं ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपकी जरूरत पड़े तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और नोट्स आप यही यूज करेंगे हमेशा के लिए। इसमें 3 टाइप के होते हैं, एक ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग लीवरेज, दूसरा फाइनेंशियल लीवरेज या फाइनेंसिंग लीवरेज बोल सकते हो आप, और तीसरा कंबाइंड, कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज कोई लीवरेज नहीं होता है, इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू ही कंबाइंड लीवरेज कहलाता है। मेनली 2 लीवरेज होते हैं, एक ऑपरेटिंग लीवरेज और एक फाइनेंशियल लीवरेज या फाइनेंसिंग लीवरेज। आपको ध्यान में रखना है, ये 3 टाइप के लीवरेज आपको पढ़ना है। अब सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना लें, ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज हिंदी में बोलते हैं परिचालन। बच्चों ये ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है ये भी हम लोग जान लें। ऑपरेटिंग लीवरेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जैसे नाम ही लग रहा है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो लीवरेज इस्तेमाल होता है। ये क्या सिखाता है, थोड़ा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से समझ लें। ये किसके किसके बीच का रिश्ता बताता है, रिलेशनशिप बताता है। अभी आपको मैंने बताया था कंट्रीब्यूशन, याद होगा, अभी एक फॉर्मेट बताया था, वही बेस है इसका। कंट्रीब्यूशन, किसी बिजनेस में कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी, याद रखें, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच का जो रिश्ता होता है। ईबीआईटी क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था, याद करिए। कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के जो रिश्ते होते हैं, इसी रिलेशन को मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन, बात समझिए कंसेप्ट क्या है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लीवरेज। किसी बिजनेस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच का जो रिश्ता होता है, इस रिश्ते को ऑपरेटिंग लीवरेज नाम दिया गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आप लिख लीजिए। ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में आप लिख लेंगे, इट एक्सप्लेन अबाउट द, it explain about the relationship between contribution, relationship between contribution and EBIT, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच रिश्ते को बताता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच ये रिलेशन बताता है। और आपसे फार्मूला पूछा जाता है कि इसको हम कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला लिख लीजिए ऑपरेटिंग लीवरेज, क्योंकि न्यूमेरिकल यहीं से आता है, आपका कैलकुलेशन है। फार्मूला होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, इनके बीच का रेशियो बताता है। सी लिख सकते हैं आप शॉर्टकट में, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ये सपोज ये क्वेश्चन,
और अब इस पर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। पहले आपने फार्मूला लिख लिया, जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए जो बच्चे। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, मैंने दोनों टर्म बता दिया था। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जब आप सेल्स से टोटल वेरिएबल कास्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन बचता है। ईबीआईटी क्या है, उसमें से टीएफसी माइनस होता है तब आपका ईबीआईटी आता है। अब जरा एक क्वेश्चन हम लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सेल वैल्यू 5 लाख, सेल वैल्यू 5 लाख रुपए है। टीबीसी मान लीजिए, इन अमाउंट दे रहा हूं, टीबीसी 2 लाख रुपए, टीएफसी 1 लाख रुपए। वैसे तो टीबीसी अमाउंट में नहीं होता, यूनिट के बेस पर होता है, लेकिन मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया है कि मैंने कैलकुलेटेड अमाउंट डाल दिया डायरेक्ट। अभी क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज फटाफट निकालिए। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, पहले आप स्टेटमेंट ऑफ इनकम बना लीजिए, छोटा सा स्टेटमेंट ऑफ इनकम। जहां से मैंने कंसेप्ट पैदा किया था वहां से काम शुरू करिए। तो आप छोटा सा प्यारा सा एक स्टेटमेंट ऑफ इनकम बना लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इनकम, और ये बनेगा कैसे, मैंने आपको बता दिया था। सेल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है ₹5 लाख, लेस टीबीसी, टोटल वेरिएबल कास्ट क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख। कंट्रीब्यूशन आपका आ गया 3 लाख, लेस टीएफसी भी दे रखा है। टीएफसी आपका 1 लाख रुपए, इसको माइनस करने का तो आ जाएगा आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख रुपए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जब आपने क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करके दिखाइए। तो आपको फार्मूला अभी किसी ने बताया ताजा ताजा कि ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, और आप उसी को यूज करिए, आंसरिंग करेंगे आप। ये तो आपने फार्मूला है, ऑपरेटिंग लीवरेज का जो फार्मूला मैंने आपको बताया, वो क्या बताया आपको, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन आपका 3 लाख है और ये आपका 2 लाख है, यानी इनके बीच का जो रेशियो दिख रहा है 3:2 का, ये आपको ध्यान रखना है। 3:2 का रेशियो दिख रहा है, और रिलेशन को हम रेशियो में दिखा सकते हैं, परसेंटेज में दिखा सकते हैं, कई तरीके से दिखा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। इसका मतलब इस कंपनी में आपको ध्यान रखना, अगर कंट्रीब्यूशन 3 रुपए है तो आपका जो ईबीआईटी है वो आपका 2 रुपए होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, फटाफट करिए। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, फटाफट करिए। यूनिट सोल्ड 10,000, सेल्स आपका दिया ₹10 पर यूनिट। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 10 रुपए, 10 पर यूनिट, और वेरिएबल कास्ट किया है ₹4 पर यूनिट। वेरिएबल कास्ट आपका दिया है ₹4 पर यूनिट, और बेटा टीएफसी आपका दे रखा है, टोटल फिक्स कास्ट कह लीजिए या फिक्स एक्सपेंस दिया है क्वेश्चन में ₹25,000, 25,000। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज बताइए, फटाफट जवाब दीजिए।
कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज। अब आपका देखिए यूनिट सोल्ड 10,000 यूनिट का है और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 10 रुपए, यानी आपका 1 लाख की सेल है। इन अमाउंट आपकी सेल कितनी हुई? 1 लाख रुपए प्लस टीवीसी। टीवीसी आपका एक यूनिट पर 4 रुपए, तो 10,000 यूनिट पर 40,000, यानी कंट्रीब्यूशन 60,000 आ गया। और टीएफसी आपने देना है 25,000, तो आपका ईबीआईटी 35,000 आ गए। अब आपको ऑपरेटिंग लीवरेज रखना है। ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला किसी ने बताया था? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और कंट्रीब्यूशन आपका 60,000 है बच्चों, ईबीआईटी आपका 35,000 है। अगर आप 3 0 कैंसिल कर दें और 5 से कैंसिल कर दें तो इनका रेशियो जो बन रहा है 12:7, 12:7, छोटा रेशियो, या और भी छोटा कर सकते हैं आप, वो मैथमेटिकल चीजें हैं। तो आपको ध्यान में रखना है एक छोटा सा लीवरेज अभी मैं बताया, अभी बुक से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा अगले सैटरडे पर जब भी लेक्चर लगेगा।